उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। नमस्कार श्रोताओं। वो जब याद आए, बहुत याद आए। आज के इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, इस गीत के गूंजते ही आपको याद आए होंगे अपने जमाने के मशहूर अभिनेता महिपाल। तू छुपी है कहाँ, मैं तड़पता यहाँ। आप छुपे हुए हैं हर दर्शक के दिल में उनके पसंदीदा अभिनेता बनकर। अपने अभिनय से फिल्मी दुनिया के आसमां के बने आप चमकते सितारे। देख चंद्रमा आधा है, रात आधी है, कहीं तेरी मेरी बात भी आधी नहीं। उजाले उनकी यादों के आज के इस प्रोग्राम में इसी चमकते सितारे की यादों का कारवां। रोशन तुम्हीं से दुनिया, रौनक तुम्हीं जहाँ की। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे जाने माने अभिनेता महिपाल की यादें और उनकी बातें। इनसे बातचीत कर रहे हैं विजय चौधरी। गली गली ये बात चली तो लोग क्या कहेंगे। अजी इसे प्यार कहेंगे। महिपाल जी नमस्कार। नमस्कार। आधा है चंद्रमा रात आधी, आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। अच्छा, वहाँ से निकलने के बाद भी शांताराम जी से कुछ नहीं, मैं फिर विच्छेद करके नहीं निकला ना, यानी उनको अब पैर पड़ के उनका आशीर्वाद लेके निकला हूँ ना। वो मैंने कहा ना गया, उन्होंने क्रोध में कहा तू वापस नहीं आओगे, देखो ऐसा नहीं तुम आ जाओ फिर वापस मुझे को मैं नौकरी करूंगा, वापस तो मैं नहीं लेने वाला हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं आऊंगा नहीं, एक बार गया ना वापस नहीं आऊंगा, अपना भाग्य आजमाऊंगा, बाहर जाने दीजिए मुझे। तो फिर गया, इस तरह गया था। नवरंग के वक्त उन्होंने मुझे बुलाया, खुद बुलाया। नवरंग के वक्त आप मुलाजिम नहीं हुए? नहीं, मैं तो बाहर, तब तक बाद मेरी कितनी पिक्चरें बन चुकी थी, फ्रीलांसर की हैसियत, बहुत पिक्चरें बन चुकी बाहर। और तब नवरंग तो आई 59 में, बात कर रहा हूँ मैं आपको 48 की। 10 साल का गैप हो गया, लेकिन 10 साल के बाद भी उस व्यक्ति ने मुझे याद रखा और मुझे बराबर फोन करके बुलाया। और जब मैं पहुंचा हूँ, आओ महिपाल, बहुत पिक्चरें कर रहे हो बाहर। मैंने कहा नहीं अन्ना, आपका आशीर्वाद लेके गया था तो थोड़ी बहुत पिक्चरें मिली। देखो अब तुम्हारे लिए रोल निकला है बाकायदा, तुम कवि होके आए थे ना मेरे पास, अब कवि का रोल है, कवि का अभिनय करना। आपने बुलाया, अन्ना जरूर आऊंगा। फिर पूछा अच्छा तो फिर बाहर काम करते हो तो क्या लोगे मेरे पास से? मैंने कहा नहीं अन्ना, आपसे क्या लेना देना। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट तो करना ही पड़ेगा ना, ऐसे कैसे? नहीं बोलो, कुछ बोलना तो पड़ेगा। मैंने कहा ना ऐसी बात है तो फिर अगर देना ही है, आपका आग्रह है तो फिर ₹1.25 और नारियल दे दीजिए, मेरे लिए बहुत है। बहुत हंसे, प्रसन्न हो गए। नहीं जाओ, मुझे देना है। अच्छा ठीक है, तो मैं क्या देखो, मुझ पर छोड़ो, लेकिन एक शर्त है मेरी। ना क्या? देखो मेरा जब शूटिंग होगा तो तुम बाहर काम नहीं करोगे, तुम बाहर डेट नहीं दोगे। मेरी डेट पहले तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन उस वक्त तो मैं बाहर में परमिशन नहीं दूंगा काम करने की, जितने भी दिन हो। मैंने कहा वो मुझे मंजूर है। तो फिर जाओ, फिर अपन अगले महीने से पिक्चर शुरू करते हैं। फिर देखो सुनो, अपने डायलॉग वगैरह ले जाओ नीचे से, असिस्टेंट का नाम बताया, उससे अपनी कॉपी ले जाओ, डायलॉग लेके जाओ। मैंने कहा ठीक है, ले गया। इस तरह से शुरू हुआ ये सिलसिला एंट्री का मेरा है। फिर आगे तो पिक्चर बना, अच्छा बना, पसंद हुआ, अच्छा। नवरंग तो बहुत ही पॉपुलर फिल्म हुई। कभी राजा, कविता की मतलब टांग मरोड़ो, धंधे की कुछ बात करो, कुछ पैसे जोड़ो। और उसके गीत भी बड़े लोकप्रिय हैं। गीत पॉपुलर, सारे गीत पॉपुलर। भैया ये क्या लिखने लगा आते ही? एक गाना लिख रहा हूँ। गाना? भगवान ने तुझे सोने जैसी पत्नी दी है, उसे देखकर तो ये चाल छोड़ दे। उसे क्या देखूं? पत्थर का सा मुंह, खुला है तो खुला ही है, बंद है तो बंद ही है। फिर चाहे उस पर फूल चढ़ाओ चाहे बताशे, उस तेवर ही नहीं बदलते। अब तक मैं भी इस बेचारी को ही दोष देती थी, पर अब मुझे तेरे सारे लक्षण मालूम हो गए हैं। उमा, तुम तो उस पगली की बातों में आ जाती। अरे पगला होगा तू, मैंने अपनी आंखों से पढ़े हैं ये सारे वेद जो तूने लिखे हैं। अगर तेरे ये चरित्र ठाकुर जी के कानों तक पहुंच गए तो तुझे और मुझे दोनों को देश निकाला दे देंगे। शर्मिले हाथ छोड़कर घर में अच्छी भली पत्नी के होते हुए बाजारों में फटकता फिरता है तू। बोल, किस पिशाची का नक्शिक बखान कर रखा है इन मंतक के कागजों में? बता, कौन है ये कमबख्त मोहिनी?
बड़ों के सामने बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आपको गलतफहमी हुई है, इसीलिए कहता हूँ कि सोते जागते आपकी बहू के सिवा किसी भी दूसरी स्त्री का रूप मेरे सामने नहीं आया। मुझे अभी लिखने दीजिए, कल मुझे देना है ये नामा। नहीं, ये काम मैं इस समय न करने दूंगा। अच्छा भैया, नमस्ते। नमस्ते। दिवाकर जी, दिवाकर जी, अरे दिवाकर जी, हम तो आप ही के घर जा रहे थे। होली का गाना तैयार हुआ? नहीं। नहीं? कैसे होगा? घर में शांति नहीं, चैन नहीं, झगड़ा ही झगड़ा। ऐसी परेशानी में गाना कैसे लिखा जाएगा? अरे अरे, ये क्या कहते हो? गाना तो आज ही मिलना चाहिए, नहीं तो मुझे शहर छोड़कर भागना पड़ेगा। लीलू उस्ताद कौड़ी के 3-3 बिकेंगे। तुम बचाओ तो जान और इज्जत दोनों बचेंगी। आइए आइए, यहाँ बैठकर सोचिए, कितनी अच्छी जगह है गणेश भगवान के चरणों में। इधर? हाँ अभी, हाँ अभी। हे गणेश भगवान, अब लीलू तोते की जान इस जादूगर के हाथ में है। भगवान भगवान, होली होली आ गया। अरे वो होली के क्या क्या काफिये हैं? होली होली ठिठोली झोली होली। नहीं, आज मुझसे कुछ नहीं होगा। नहीं होगा? हे ठाकुर जी, हे तलवार जी, तलवार। ओ गणेश महाराज, हे गणेश महाराज, आ रहा है। अरे मेरा दिल कहता है कि तुम ऐसा गाना रचोगे कि जिसे सुनकर लोग तो क्या, स्वयं गणेश जी भी होली खेलने आएंगे। अरे देखते क्या हो, शुरू करो। अटक अटक झटपट पन घट पर चटक मटक एक नार नवेली, गोरी गोरी ग्वालन की छोरी चली चोरी चोरी मुख मोरी मोरी मुस्काए अलबेली। कंकरी गली में मारी कंकरी कन्हैया ने पकड़ी बाह और की अटखेली, भरी पिचकारी मारी बोली पनी हारी बोली। अरे जा रे हट लट खटला छूर मेरा घूंघट लट के दूंगी आज तुझे गाली रे। अरे जा रे हट लट खटला छूर मेरा घूंघट लट के दूंगी आज तुझे गाली रे। तुझे ना तुम बोली गाली रे। सारे गीत पॉपुलर हैं। आधा है चंद्रमा रात आधी। लेकिन एक बात कहना पड़ेगा, जिस तरह संध्या जी ने जो मेहनत की है, वाह आफरी। शायद ही कोई आर्टिस्ट ऐसी मेहनत करेगा। आप जानते हैं जिस गाने के आपने अभी जिक्र किया है जी, ये आधा चंद्रमा रात है, उसके लिए घड़े 9 सीट सिर पर रखकर वो चली हैं। उसके लिए 16-16 घंटे प्रैक्टिस की है ना, 16-16 घंटे। अच्छा। नृत्य की और डांस की। सुबह लगती थी, रात तक खाना खाया नहीं खाया लग जाती उसमें, तब ये पैसा। अच्छा, ये जो घड़े वाली बात आपने कही, ये तो विशुद्ध राजस्थानी कला है मेरा हाँ, विचार कला है। तो राजस्थानी है वो। हाँ, एक बड़े घड़े पे छोटा घड़े छोटा सात छोटा घड़े, होते हुए। पूरे सात घड़े हैं साहब। उनको घड़े पे रख के पूरा आना, बैठना, लेटना, कमल तोड़ना, खड़े होना वापस और घड़ों के साथ चलना। शायद 3.5 महीने का शॉट है। कितना एक साथ में देना, एक शॉट में लिया है वो। वही तो बात थी, एक शॉट में लेना था उनको। शांताराम जी को एक फिर तोड़ना नहीं, जिद है ये करना है तो ऐसा करना है मुझे। उसमें आदमी कैसे तोड़ नहीं सकता, नहीं तो आप तोड़ के कुछ भी दिखा सकते, लेकिन ब्रेक नहीं। उसी एक सिंगल शॉट में सारा शॉट लिया है, वो बात थी। तो जिस प्रकार की ये जो मेहनत वाली बात आपने कही हाँ। है, संध्या जी में आपने देखी, निश्चित। अन्य कोई कलाकार आपको ऐसे ही जी तोड़ मेहनत वाला मिला? नहीं, मेरे को ऐसी मेहनत वाला कोई कलाकार नहीं मिला। अब वो है कि वो स्टूडियो उनका है, वो वहाँ रहती हैं, काम करती, वो बात और है। लेकिन फिर भी इससे क्या हो, इससे तो मेरे ख्याल आदमी को हम ज्यादा आना चाहिए। लेकिन जब एज एन आर्टिस्ट जब उन्हें काम करना है तो वो भी जी तोड़ के काम करेंगे। और जब आर्टिस्ट शांताराम के साथ सामने जाता है तो उससे वो वैसे ही काम लेंगे। बिल्कुल, फिर कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं? फिर व्यक्तिगत कोई संबंध नहीं है। यू आर आर्टिस्ट एंड ही इज डायरेक्टर, दैट्स ऑल। और क्या अभिनय करना है उसी के साथ, बस, इससे आगे कुछ नहीं। विशुद्ध व्यावसायिक, विशुद्ध व्यवसाय, बिल्कुल। जो जी, भले कलात्मक कला जी, इसके कला का सम्मान कहूंगा उनके मन में ही था। देख, चंद्रमा आधा है, रात आधी है, कहीं तेरी मेरी बात भी आधी न है।
चंद्रमा रात आधी, आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा। कब तक रहेगी अधूरी, प्यास होगी नहीं क्या ये पूरी। आस कब तक रहेगी अधूरी, प्यास होगी नहीं क्या ये पूरी। प्यासा प्यासा पवन, प्यासा प्यासा गगन, प्यासे तारों की भी है बारात आधी। आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा।
लाल जी, ऐसा सुना है कि अन्ना साहब के सामने एक चित्र होता था एक चरित्र का कि ये ऐसे ही बोलेगा और ऐसे ही चलेगा, इधर से आएगा उधर जाएगा, ये कपड़े पहनेगा, तो वो सारी डिटेल्स उनके जहन में होती थी और वो चाहते थे कि अभिनेता बिल्कुल हूबहू वैसा ही करे। बिल्कुल एकदम वही तो डायरेक्टर है। असल में मैं बताऊं आपको, उनका क्या होता था, जो शूटिंग में हम तो खैर 9 बजे जाते थे, लेकिन जब शूटिंग होता हम लोग 10 बजे आते थे सेट के ऊपर, लेकिन वो 8:30 बजे और 9 बजे के बीच में चले आते थे स्टूडियो में एक फाइल लेकर के और अपने कमरे में चले जाते थे। 1 घंटे के दरवाजा बंद कर देते थे। उस वक्त कोई फोन, कोई आदमी उनसे मिलने नहीं जा सकता था। वो उस दिन की शूटिंग की तैयारी होती थी। बिल्कुल, कोई जा ही नहीं सकता था वहाँ। वो जाते, दरवाजा खुलता और वो आते तो फाइल लेते, अपने असिस्टेंट के हाथ पे सौंप भेगे, ये शॉट होंगे, उसमें लिखे रहता आज 13 शॉट, आज 12 शॉट, आज 6 शॉट, आज लॉन्ग शॉट 2 शॉट 3, उसमें पूरा सिनेरियो लिखा रहता है, डिस्क्रिप्शन, ये शॉट कैसा है, ये लॉन्ग शॉट, ये उसके हिसाब से वो चलते थे। वो पूरी कल्पना कर लेते मुझे क्या लेना है क्या करना, वो सीन तो वहीं देख लेते अपने रूम में और फिर लेके आते थे, उसी हिसाब से उसके अनुकूल सब सजाते थे। ये था, ये किसी डायरेक्टर मैंने नहीं देखा। अच्छा, डायलॉग डिलीवरी भी वैसी ही होनी चाहिए जैसी वो बताए? वो बताते, वो जरा थोड़ी डिफेक्टिव थी क्योंकि वो अपने हिसाब से डायलॉग की टोन करते थे, लेकिन उसमें जरा थोड़ा अपने हिसाब, जैसे मैं कहता हूँ, वैसे मैं डिफेक्ट कहने वाला कोई नहीं हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है उनमें वो करूं, लेकिन क्योंकि वो एक मराठी टोन थी ना, उस टोन में वो क्या चाहते, जैसे हम शब्द बोलते हैं कि मुझे आ जाना चाहिए, तो वो कहते आ जाना चाहिए, ये क्लियर आना चाहिए, हमको आ जाना चाहिए, भाई ये क्यों धीमा था, आ जाना चाहिए, हमें ऐसा करूंगा ये भी याद नहीं, तो हमने कहा अपन नॉर्मली बोलेंगे भाई मुझे ये भी याद नहीं, मुझे वो भी याद नहीं, तो कहेंगे नहीं ये भी याद नहीं, तुम्हें वो भी याद नहीं, ये नहीं क्लियर आना चाहिए, क्योंकि भाषा अलग रही ना, तो उस पर उनका तो वो सोचते थे कि उसमें कोई डिफेक्ट नहीं आ जाए, इसलिए वो अपने हिसाब से जोर देते थे, लेकिन थोड़ा तलफ्फुज उसमें थोड़ा गलत हो जाता था, स्ट्रेस ज्यादा हो जाता, इसलिए वो डायलॉग ड्रामेटिक जैसे कुछ अजीब बोले जाते थे। वो अपने डायलॉग अपने खुद बोलते थे लोग और तैयार हो जाते थे, उनको भाषा की शुद्धता की बातें गलत ना बोले, तो वो ठीक है। ये बात तो बड़ी अच्छी है कि कोई भी शब्द जो है वो छूट ना जाए, लोग बिल्कुल सुनने वाले ना समझे ऐसा नहीं कि जैसे आज के विस्पर में बात करनी छोटी नहीं, विस्पर नहीं, डायलॉग तो क्लियर आना चाहिए, आपके कान में एक शब्द भी है तो वो पढ़ना चाहिए बराबर, ये तो बात है, ये जरूरी है। लेकिन उसी के साथ जैसा आपने कहा, बस वो हो जाता, वो टोन थोड़ी गलत हो जाती है, आंचलिक प्रभाव, वो नेचुरल फ्लो निकल जाता है उसका, बस ये। तो ऐसा कम से कम मेरे साथ तो नहीं हुआ, क्योंकि मेरी भाषा थी, तो वैसा तो नहीं हुआ। लेकिन आपने जब भी कोई सुधार करना चाहा तो उसमें उन्होंने कोई दखलंदाजी नहीं की? नहीं, वो समझते थे कि जो आप कर रहे हैं वो ठीक है, आधिकारिक रूप से आप कर रहे हैं। हाँ, मतलब सुना है कि कलाकारों के ऊपर बड़ा नाराज भी हो जाया करते थे और बहुत सख्त रवैया हो जाता था उनका कभी कभी, अगर उनकी पसंद जैसा काम ना हो। नहीं, अच्छा, कलाकारों पे नाराज नहीं होते थे। मुझे एक वाकया याद है, पर्वत पे अपना डेरा, उसमें उल्लास ने 11 रिटेक दिए थे एक शॉट के, लेकिन उनका एक था, तुम 100 रिटेक दो परवाह नहीं, लेकिन अपना चेहरा और अपना वो मत खराब करो। जैसे मैं एक रिटेक दिया, मैं चेहरा बिगाड़ा, वो बहुत नाराज होते थे, तुम्हारा मूड खराब होता है, तुम्हारा एक्सप्रेशन निकल जाता है, डोंट से तुम आई हैव गॉट हिमालयन पेशेंस उल्लास, ये उनका शब्द था, आई हैव गॉट हिमालयन पेशेंस उल्लास, यू कैरी ऑन, बोलो तुम कैसे गलत, वो चाहे कोई डायलॉग में अटक गया था, नहीं बोलता, लेकिन डायलॉग नाराज नहीं होता, बोलते चले जाओ, चेहरा का एक्सप्रेशन बिगड़ा, वो नाराज, वो तो मूड छूट जाता है तुम्हारा, फिर तुम उधर चले जाते हो कि हाँ मेरे से गलती हो गई, उससे कि तुम डायलॉग भी भूलोगे और एक्सप्रेशन भी बराबर नहीं आएगा, ये उनकी बात। और खास तौर पे अगर वो रिटेक किसी दूसरे कलाकार की वजह से हो और आप ये दिखा रहे हैं कि भाई क्या कर रहे हैं ये, हाँ, वो दूसरे कलाकार पर असर पड़ता ना उसके ऊपर, लेकिन वो कलाकार पे नाराज नहीं हो, रिटेक हो तो हो, हाँ, डायलॉग नहीं याद है तो वो क्यों नहीं याद किया, इससे वो सख्त खिलाफ, डायलॉग याद चाहिए, फिर उसके हिसाब से वो टोनेशन आएगा, एक्टिंग अगर नहीं आया तो बोलेगा नहीं ऐसा करो, वो भाव नहीं आया फिर ऐसा करो, लेकिन नाराज नहीं होता। अच्छा, और रिहर्सल बस हो जाती थी, वैसे हो जाती थी, सेट पर ही, सेट पर ही। अच्छा, मुझे याद एक बार 2 पिक्चर थी माली, एक तो मराठी में थी भक्ति चावड़ा और हिंदी में थी माली, उसके अंदर नलू करके एक लड़की थी, वो रोती नहीं थी, तो थप्पड़ मारा उसको एकदम सीधा, तो रोने लगी, उसको पकड़ के खींच के बोल, हाँ काय ऐसे बोलेंगे, हाँ बोल, क्या बोलते, हाँ बोल, रट जोर से, हाँ बोल डालो, बोलते रहते बुलाते रहते, बोलते रहते बुलाते रहते, वो खींचा, फिर वो बाकायदा रोने लगी, तो रोना सीन ऐसा होना चाहिए, तो सुनने का सीन था उसका, इस तरह करवाया उन्होंने सीन बाकायदा, ये बात थी। बाकी वो नाराज वराज कलाकार पे नहीं होते, वो ना किसी वक्त कैसे होते थे, यूं नहीं होते, बराबर काम हम नहीं करते तो भली चिल्लाते थे, हे नहीं रे कहानी, डिसिप्लिन, ये कहानी के लिए है नहीं करे तो बराबर करते थे, बाकी नहीं, अदरवाइज नहीं। अच्छा, कभी उन्होंने देखा कि सेट जो बना हुआ है वो ठीक सा नहीं है तो अपने हाथ से पेंटिंग वेंटिंग करने लगते थे? उनको नहीं, जो चाहता वो खुद से करते, हमारे बटन भी ठीक नहीं, बराबर नहीं रहे, काय के लिए ऐसा वो खुद कर लेते, उनको कुछ वो नहीं होता, उनको चाहिए चीज जो चाहिए वो चाहिए,
और अपने हाथ से करने में कोई ना, बिल्कुल नहीं जी, एकदम नहीं। वो विशांताराम हूं मैं कैसे करूं? ना, वो बिल्कुल नहीं। वो अगर आदमी को डायरेक्शन भी बताएंगे तो नीचे जमीन पर लोटना तो लोट के बताएंगे कि कैसे लोटते, वो भले कपड़े पड़े पहने, उससे क्या लेना देना। वो डायरेक्शन दिखाएंगे, ऐसा दिखाएंगे कि अब कैसे लोटना, तुम इस तरह लोटो, ये लो। उनका आर्ट ने किया, समझ में नहीं आता तो एक और खूबी थी उनके अंदर। अगर मैं एक काम कर रहा हूँ और करते करते मैंने कोई एक्शन किया, नहीं महिपाल ये ठीक नहीं, ये ऐसा करो, वो किया फिर भी नहीं किया, तो क्या करेंगे? देख महिपाल तू क्या करता है मैं तुझे बताता हूँ, फिर वो जो मैं करता हूँ वो खुद करते हैं, तू ये करते, ये मत करो, ये नहीं करना, ये तेरा हाथ ये गलत आता है, यहाँ से हाथ मुझे यूं नहीं चाहिए, ये हाथ ऐसा चाहिए, सीधा निकलना चाहिए, ऐसा करो। तो वो जो मैं करता हूँ करके बताते ये तू गलती करता है या नहीं, ऐसा कर, तो आदमी समझ में आता हाँ मैं ऐसा करता हूँ, तो वो अपने आप को करेक्शन करता है। ये डायरेक्टोरियल टचेस थे उनके, इसमें कोई शक नहीं। रंग दे रे जीवन की चुनरिया, रंग दे रे तन तरंग दे, मन उमंग दे, आज रंग दे रे ये जीवन की चुनरिया, जीवन की चुनरिया, रंग दे कमल की बिखरा दे लालिमा, बिखरा दे लालिमा, जितने तारे उतने तरंग दे, जितने हैं बादल उतने ही रंग दे, तन तरंग दे, मन उमंग दे, आज रंग दे दे ये जीवन की चुनरिया, जीवन की चुनरिया, रंग दे दे, रंग दे दे। किरणों से तूने उनमें जोत जगाई, जोत जगाई, बाहरी तेरे देखे तेरे चतुराई, इंद्रधनुष में झलके तेरी परछाई, तन तरंग दे, मन उमंग दे, आज रंग दे दे ये जीवन की चुनरिया, जीवन की चुनरिया, रंग दे दे, रंग दे दे। मधुबाला जी के विषय में हम आपके विचार को जानना चाहेंगे। मधुबाला इनोसेंट थे बिल्कुल, और उस वक्त तो बहुत हम उम्र थे हम लोग ना, दादा वो भी उम्र नहीं थी, हम भी पक्के नहीं थे, ठीक नॉर्मल थे, बच्चों की तरह जैसे रहते हैं ऐसे रहते थे। कभी कभी होड़ लगाया करते थे। एक बार का वाक्य मैं साहब को सुनाऊं तो उसके पास गाड़ी थी, नई नई गाड़ी ली थी और मैं अपने ट्रेन से जाता था अपने वीटी से बैठ करके उनके स्टूडियो मिनर्वा स्टूडियो में जी। 9 बजे वहां भी पहुंचने का था, हम 9 बजे बराबर पहुंचेंगे, मेकअप को टाइम लगता था। एक दिन कहा चलो अपने शर्त लगाएं, क्या लगा कौन पहले पहुंचता है। मैं कहा देख तेरे पास तो गाड़ी है और मेरे पास नहीं, तो शर्त है। मैंने कहा अच्छी बात, देखते हैं कल कौन पहले पहुंचता है। 9 बजे बराबर, ठीक है क्या शर्त के लॉलीपॉप। बच्चे जो ठहरे एक तरह से नहीं, वही सब हम इमेच्योर थे बच्चे, वो भी ऐसे ही थे, हम भी ऐसे ही थे, उम्र भी क्या थी कोई खास नहीं ना। तो फिर वो लॉलीपॉप मिले किसे? तो लॉलीपॉप हम लाए, तो मैं बराबर ट्रेन से करेक्ट पहुंचा, बराबर 9 पे पहुंचा। तो मैंने गेट में लाला से पूछा मधुबाला आई,
बोला जी अभी तो नहीं आई, बस मैं बाहर गेट के अंदर घुसा कि ठर्र उसकी गाड़ी रोकी, वो आके पूछती महिपाल आया, उनका ये गया हाथ तेरे के मैंने, तो मैं वापस वहीं से, सिर्फ 1 मिनट का फर्क दोनों में, 1 ही मिनट का फर्क। तो वापस मैंने कहा लॉलीपॉप चाहिए, निकाल के दिया ये लॉलीपॉप, फिर मैंने कहा मेरे पास 2 हो गए, मैं अपना लॉलीपॉप जेब में रखा था। अच्छा, हारने की सूरत में हर एक तैयारी से था। बच्चों जैसी बातें थी, हंसेंगे लोग सुन के इस बातों की, लेकिन ये बातें तो थी तो थी। मधुबाला जी हमारे भारतीय फिल्म जगत की सबसे सौंदर्य वाली अभिनेत्री थी। थी तो उसमें उनकी नेचुरल ब्यूटी या उसमें मेकअप नहीं, नेचुरल, वो बहुत हसीन और निहायत खूबसूरत थी, बहुत प्यारा हंसती थी। 2 ही आदमी खूबसूरत मिले मुझे, एक तो थी मधुबाला, वो प्रकृति ने उसको खूबसूरत बनाया था, उसमें कोई शक नहीं, वो हंसती थी तो अच्छा हंसती थी सर। और दूसरी भले इतनी खूबसूरत ना हो, दूसरी थी मीना कुमारी। उसके साथ मैंने 4 पिक्चर बनाई ना मीना के साथ, हम जोलियों की तरह काम करते थे। मीना की आवाज में जो एक बात थी वो किसी की, हंसती थी, बड़ा खूबसूरत हंसती थी, बोलती, और तरीका सलीका इतना कमाल का था उसके अंदर, तो आदमी खुश रहता बात करते। लेकिन इस मुबारक मौके पर दखलंदाज होकर इंसाफ की फरियाद करने का क्या मकसद? आला हजरत, इस मुबारक मौके के गुजर जाने के बाद मुझ बदनसीब के लिए ना तो इंसाफ की गुंजाइश रहेगी और ना कोई जरूरत। इंसाफ? नादान लड़की, जुल्म के कारखाने से इंसाफ की उम्मीद? जहरीले सांप जहर के सिवा कुछ नहीं उगला करते। चल बेटी घर चले, इंसाफ मिल चुका, रोमन कानून सुरखरू हो चुका। खामोश बदजबान यहूदी, ऐसे मुबारक दिन हमारे खैरो गजब को न ललकार। इंसाफ मांगना है तो इस बारगाह शहंशाही में अदब से काम ले। यहूदन, तेरी फरियाद बेमौका और बेमहल है, मगर हम सुनेंगे। इंसाफ होगा और इसी वक्त होगा। लेकिन आला हजरत, ये हमारा हुक्म है। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि रोमन कानून की नजर में उस शख्स की क्या वक़्त है जो एक लड़की को मोहब्बत के झूठे ख्वाब दिखाकर उससे आंखें फेर ले? क्या मैं पूछ सकती हूँ कि रोमन कानून की नजर में उस शख्स की क्या हैसियत है जो एक लड़की से शादी का वादा करके उसे रुसवाई और बदनामी के गार में धकेल दे और खुद दूसरी लड़की से शादी करने पर आमादा हो जाए? रोमन कानून की नजर में ऐसा शख्स यकीनन मुजरिम है और इंसाफ की नजर में सजा का मुस्तहक। यहूदन, हम जानना चाहते हैं वो कौन फरेबी है जिसने तुझ पर यह जुल्म किया? वली अहद सल्तनत, जिसे दुनिया शहजादा मारकर कहती है। बेनंगो नाम शरीर लड़की, तू और खानदान शाही। आला हजरत, इसके चेहरे और होठों से झूठ टपक रहा है। बेशक, और तुम्हारे इन मजहबी होठों से शराफत और सदाकत की बारिश हो रही है। एक मजहबी पेशवा होने की हैसियत से आपका यह फर्ज नहीं है कि शाही राय और इंसाफ को फरियादी के खिलाफ बनाए। अफसोस, आज शाह आदिल का इंसाफ भी मजलूमों का सरपरस्त होने के बदले जालिमों का तरफदार हो गया। यहूदी, हमारा निजाम और हमारी हुकूमत किसी बदमस्त की जागीर नहीं जो हवा के एक झोंके से अपनी तबीयत का रुख बदल दे। मुतमईन रहो, हम अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह समझते हैं। मार्कस, क्या यहूदन के लगाए हुए इल्जाम सही हैं? जी हाँ, हर्ष बहर्ष। क्या इंसाफ का तूफान ठंडा हो गया? रोमन अदालत के दरवाजे बंद हो गए? आदिल सुल्तान, क्या बेटे की मोहब्बत और फर्ज में जंग हो रही है? आला हजरत, एक मामूली यहूदन की फरियाद को शाही खानदान की इज्जत के तराजू पर नहीं तोला जा सकता। कानून रैयत के लिए है, बादशाहों और शहजादों के लिए नहीं। डूब मरो इस इंसाफ पर, आंसू बहाओ इस कानून पर जो कमजोरों के लिए तलवार की धार और जबरदस्त के लिए बाग बहार है, जो अपने लिए नगमे साज और हमारे लिए मौत की आवाज है। तुम्हारे ही लिए पैदा हुए दुनिया के नजारे चमकते हैं तुम्हारी रोशनी से चांद और तारे। तुम्हारा गम है गम, औरों का गम ख्वाबो कहानी है। तुम्हारा खून है खून, हमारा खून पानी है। क्या बात है, वो बहुत बढ़िया आर्टिस्ट और नेचर की निहायत खूबसूरत। दोनों, मधुबाला भी इनोसेंट थी बिल्कुल। ये 2 आपने बड़ी अभिनेत्रियों के नाम लिए जिनका प्रभाव वो सदैव रहेगा। है, बिल्कुल रहेगा हिंदी फिल्म जगत पर। महिपाल और मीना कुमारी, अलादीन और वनले फुल लैम्प। अच्छा, मीना जी भी स्टंट फिल्मों में काफी रही क्या? हाँ, वही काम करते थे। अलादीन में वो थी, लक्ष्मी नारायण में वो थी, हनुमान पाताल विजय में वो थी। 4 पिक्चरें बनाई मैंने मीना के साथ।
और सबसे पहले हाँ गणेश महिमा उर्फ कृष्ण विवाह, उसमें मीना थी। वो पिक्चर सिल्वर जुबली हुई तो फिर चल निकली गाड़ी, ये हुआ। तो फिल्मी सफर में किसी ने पहले ये नहीं सोचा होता है कि मैं इसी तरह की फिल्मों में काम करूंगा? ना ऐसा कुछ नहीं, जो मिल जाए, जो रहा, बस कामयाब हो जाए, बस वही हो जाए, जो कामयाब हो जाए। जैसे मधुबाला जी ने भी किया क्या धार्मिक फिल्मों में? मधुबाला ने नहीं किया। अच्छा। नहीं। और जो धार्मिक फिल्मों में रहे फिर उनका सामाजिक की तरफ आना भी मुश्किल हुआ? मीना मेरे साथ ही थी ना, जैसे हनुमान पाताल विजय, लक्ष्मी नारायण, जैसे गणेश महिमा मीना ने की। उसके बाद ये प्रकाश पिक्चर का किया था ना भारत भूषण के साथ, बैजू बावरा। जी जी। जमुना का धारा तू गंगा की मौज में, जमुना का धारा हो रहेगा मिलन ये हमारा, ओ हमारा तुम्हारा रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। उजाले उनकी यादों के आज के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं फिल्म अभिनेता महिपाल से बातचीत, उनकी बातें, उनकी यादें। तो इनकी इस अदा के अलावा और क्या आप स्ट्रेंथ मानते हैं? शारीरिक सौंदर्य तो दोनों का है ही है। देखिए इस लाइन में सुंदरता पहले आती है, बाद में बात जो भी आती है। एक्टिंग को प्राधान्य दिया जाता, उस जमाने में फेस को देखा जाता था, पहले सौंदर्य और बाद में अभिनय, ऐसा था। ऐसे पुरुषों में कौन से बहुत सुदर्शन व्यक्ति थे आपके समय में? पुरुषों में ऐसे सुदर्शन तो नहीं, मतलब लेकिन क्यों प्रेम अदीप थे जिन्होंने रामराज में राम का काम किया था। सच पूछो तो मैं प्रेम अदीप का उत्तराधिकारी हूँ, क्योंकि राम में वो छाए थे, उन्होंने रामराज बनाया था और भरत मिलाप बनाया था। क्या जगता था वो, पेयर भी गजब का था, इधर प्रेम अदीप और शोभना समर्थ। उसके बाद फिर हमारा पेयर हुआ महिपाल और अनिता गुहा। एक नाम और काफी सुना जाता है सुदर्शन पुरुषों में, श्याम। हाँ, मर्दानी ब्यूटी थी, इसमें कोई शक नहीं। और लेकिन वैसे बुर्दबारी के हिसाब से और करेक्टर के हिसाब से चंद्रमोहन जी, मैं वहीं पे आना चाहता हूँ। हाँ, चंद्रमोहन, क्या बात है, क्या उसकी आवाज, क्या उसका एक्टिंग, क्या उसकी आंखें, वो गजब। लेकिन वो भी मच के आया था शांताराम जी के वहां से। अच्छा। हाँ, तो प्रभात में था ना पहले मैंने उसकी वो पिक्चर भी देखी है, अमर ज्योति। आहा, क्या अमर ज्योति में उसकी आंखें। उसके बाद एक पिक्चर उन पे बनी थी जिसमें बोलते तो श्री चंडिके की इच्छा करके, वो नाम भूल गया पिक्चर का, जिसमें आंख का क्लोजअप आता था। मेरा ख्याल है वो पुकार की बात कर रहे हैं। नहीं, पुकार में चंद्रमोहन जहांगीर बना था, वो अलग, वो भी खूबसूरत है, क्या बात है, पुकार भी गजब दिखा था वो भी। ठीक है, नहीं शांताराम जी की अमर ज्योति, अमृत मंथन, वो एक आंख का क्लोजअप आया था। एक आंख का क्लोजअप स्क्रीन पे पहली बार किसी ने नहीं दिखा। दोनों आंखें नहीं, सिर्फ एक आंख का क्लोजअप, और उस एक आंख में उधर से वो चल के आ रही है दुर्गा खोटे यूं उसके सामने। क्या बात है, ऐसा टेक्निकली गजब के थे। उसमें वो जो बोलता था श्री चंडिके की इच्छा, तो आंख ये बड़ी फटती थी, गजब का। उसके बाद अमर ज्योति में उस आदमी की दाढ़ी बड़ी थी और वो पत्थर से अपनी दाढ़ी काटता है पानी में देखकर, क्या सीन था वो। और फिर बाद में वैसा के साथ वैसा क्या फेंक के जो डांस करता है लास्ट में, चंद्रमोहन, वो चंद्रमोहन देखने का। फिर पुकार का चंद्रमोहन, वाह वाह, नसीम और चंद्रमोहन दोनों गजब के रहे। चंद्रमोहन जी से आपका व्यक्तिगत नहीं, अच्छा, व्यक्तिगत कोई परिचय नहीं, ऐसे ही स्टूडियो में कहीं दुआ सलाम हुई बातें। नाम अभी आपने लिया दुर्गा खोटे जी का। हाँ जी, ये मैं समझता हूँ फिल्म के सबसे शुरू के बिल्कुल लेडी लाइक लोगों में। बिल्कुल, उस वक्त अमर ज्योति की जो बात मैं कर रहा हूँ वो प्रभात की अमर ज्योति थी। ये बसंती, दुर्गा खोटे, ये परमानेंट आर्टिस्ट थे ना प्रभात उस वक्त। क्या और पढ़ी लिखी जो महिला कलाकार आई थी उनमें, हाँ बिल्कुल पढ़ी लिखी, दुर्गाबाई का नाम है। हाँ, इन्होंने समझो के समाज को चैलेंज दिया था। जैसे दुर्गा खोटे, लीला चिटनीस, ये अपने हिसाब से आई थी बाकायदा। तो उस वक्त हम भी आए तो क्या विरोध हुआ होगा, आपको अंदाज नहीं है। अपने भैया को नाच नचाऊंगी, नाच नचाऊंगी, अपने भैया को नाच नचाऊंगी, नाच नचाऊंगी, सारी दुनिया में धूम मचाऊंगी, नाच नचाऊंगी, अपने भैया को नाच नचाऊंगी, नाच नचाऊंगी। देखो मान जाओ दीदी, ना छेड़ो मुझे, मैं जरूर सिंगार सजाऊंगी, नाच नचाऊंगी, तुमसे न बोलूं क्यों
हरगिज न बोलूंगी ना तो भैया नाचते थे कृष्ण कन्हैया। तुम भी नाचो घूंघट को काट, मैं डिम 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 डमरू बजाऊंगी, नाच नचाऊंगी। अपने भैया को नाच नचाऊंगी, नाच नचाऊंगी। लहंगा पहनाऊंगी, चुनरी उठाऊंगी, दीदी बुरी मेरी दीदी बुरी। झूमर पहनाऊंगी, कंगन पहनाऊंगी, दीदी बुरी मेरी दीदी बुरी। रुनुन झुनुन झुनुन झांझा चलाऊंगी, माथे पे बिंदिया लगाऊंगी, नाच नचाऊंगी। अपने भैया को नाच नचाऊंगी, नाच नचाऊंगी। दीदी तुम शैतानी करो ना, अपनी ही मनमानी करो ना। तुम भी आना काने करो ना, भैया आना काने। वरना कानों में ठूंगी मैं तेरे, वरना कानों में ठूंगी मैं, और हल्की सी चपा जमाऊंगी, नाच नचाऊंगी। अपने भैया को नाच नचाऊंगी, नाच नचाऊंगी। सर मैं भी तो 1941 में जब आया हूँ, क्या विरोध घर वालों ने किया और क्या लोगों ने विरोध किया कि वारांगनाओं के साथ नाचेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो वो भी जब चैलेंज करके आई, दुर्गाबाई भी चैलेंज करके आई और लीला चिट्टी से भी चैलेंज ही करके आई थी। लीला चिट्टी भी तो ग्रेजुएट थी ना उस वक्त, उस वक्त की ग्रेजुएट। वही मैंने कहा कि शुरुआती दौर था महिला कलाकारों का, बहुत कठिन है शुरुआती दौर महिला कर, लेकिन ये लोग चैलेंज करके आई थी, इसमें कोई शक नहीं ये बात। अच्छा, दुर्गाबाई के विषय में कुछ नहीं, मेरी बस परिचय थी, मेरे पिक्चरों में काम भी किया दुर्गाबाई ने, लेकिन स्वभाव की बहुत अच्छी थी, एकदम हंसमुख, बहुत बढ़िया। वो खास उनके डिम्पल थे ना, जैसे आजकल प्रीति जिंटा के हैं, वैसे दुर्गाबाई उससे पहचानी जाती थी, उसे बहुत अच्छी लगती थी। नेचर की भी बहुत अच्छी थी, शांत थी, अच्छी थी। तुमसे मिली तो लोग क्या कहेंगे, चोरी चोरी जो तुमसे मिली तो लोग क्या कहेंगे। अजी इसे प्यार कहेंगे, अजी इसे प्यार कहेंगे, अजी इसे प्यार कहेंगे, अजी इसे प्यार कहेंगे। गली गली ये बात चली तो लोग क्या कहेंगे, गली गली ये बात चली तो लोग क्या कहेंगे। अजी इसे प्यार कहेंगे, अजी इसे प्यार कहेंगे, अजी इसे प्यार कहेंगे, अजी इसे प्यार कहेंगे। तेरा ख्याल मेरे दिल में जब से आया है, कदम संभलते नहीं और नशा सा छाया है। करार होके ही दिल ने करार पाया है, हाँ करार होके ही दिल ने करार पाया है। धीरे धीरे ये बात बढ़ी तो लोग क्या कहेंगे, धीरे धीरे ये बात बढ़ी तो लोग क्या कहेंगे। अजी से प्यार कहेंगे, अजी से प्यार कहेंगे, अजी से प्यार कहेंगे, अजी से प्यार कहेंगे। कितनी जालिम ये मुलाकात हुई, जिससे डरते थे वही बात हुई। मर गई प्यास तमन्नाओं की, इस तरह प्यार की बरसात हुई। कसम तुम्हारी मेरे दिल की बात कह डाली हो, कसम तुम्हारी मेरे दिल की बात कह डाली। छोड़ो छोड़ो ये दिल लगी के लोग क्या कहेंगे, छोड़ो छोड़ो ये दिल लगी के लोग क्या कहेंगे।
इसे प्यार कहेंगे, अजी इसे प्यार कहेंगे, अजी इसे प्यार कहेंगे, अजी इसे प्यार कहेंगे। तुम्हारे मिलने की दिल से दुआएं मांगी है, खताएं हमसे हुई है, सजाएं मांगी है। वफाएं की है सनम और वफाएं मांगी है, हाँ वफाएं की है सनम और वफाएं मांगी है। सोचेंगे हम न ये कभी के लोग क्या कहेंगे, सोचेंगे हम न ये कभी के लोग क्या कहेंगे। अजी इसे प्यार कहेंगे, अजी इसे प्यार कहेंगे, अजी इसे प्यार कहेंगे, अजी इसे प्यार कहेंगे। लेकिन जब बाबूजी और पिताजी से हाय डैड तक की बात होती है तो कैसा लगता है? वक्त है, मैंने आपसे अभी कहा ना, वक्त है, आप इसे स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन बच्चे तो यही कहेंगे कि हम पुराने जमाने के लोग हैं, वो यही कहेंगे ना। वो डैड कहेंगे बाबूजी बाबूजी क्या होता है, काका जी क्या होता है, वो यही कहेंगे। लेकिन शब्द के साथ जो एक संबंध है जुड़ा हुआ, उसके साथ में उसकी एक महिमा है, वो भी तो आप समझते और मानते होंगे। ठीक है, जिस नाम से संबोधित करेंगे आप किसी को, बात ये शब्दों का माधुर्य चला गया। जैसे गीत की बात करूं तो शब्दों का माधुर्य चला गया, वैसे बोलचाल की भाषा में आपस में अब जब प्राधान्यता अंग्रेजी की हो गई है, वो कल्चर पूरा वेस्टर्न जब हमारा आ गया है, तो हम न इधर के रहे न उधर के रहे वाली बात में हो जाती है कि चोंच में मुर्गी के ऊपर आधा इधर आधा उधर। क्या बात है उसमें, न इधर के हैं न उधर के हैं, न तो हम अपनी संस्कृति को अपना पाते हैं न उनको अंगीकार कर पाते हैं, तो बीच में रह गए। अभी तो यही स्थिति है। अच्छा, एक साधारण सामान्य व्यक्ति से जब आप बातचीत करते हैं जी, तो आप तो जितनी प्रांजल भाषा बोलते हैं वो तो उसको अच्छी लगनी चाहिए, मगर कैसी लगती होगी वो तो वही बता सकता है। लेकिन जब आप उसकी भाषा सुनते हैं तो आपको कैसा लगता है? ठीक है, हमको थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, लगेगा ही, लेकिन उसके लिए हम अपनी ओपिनियन क्या दें? ठीक है भाई, हमको ऑकवर्ड लगता है, लेकिन बच्चों को पसंद आता है। वो जो आजकल के जो पिक्चर ही बनते हैं ना, देखिए आधी अंग्रेजी आधी हिंदी ऐसी बनते हैं। पिक्चर भी आई है, मिस्टर अय्यर मिसेस अय्यर, ये जो आधी अंग्रेजी आधी हिंदी, धीरे धीरे देखिए ये भाषा का भी ये लोप हो जाएगा, नई भाषा आएगी, चेंज हो जाए। ऐसे ही तो भाषाएं बनती है। किसी जमाने में संस्कृत थी, अब कौन पूछता है? अब हिंदी खड़ी बोली आई, खड़ी बोली आई तो खूब चली, फिर खड़ी बोली से हिंदुस्तानी आई, मिक्स हुआ, उर्दू आई, फिर उर्दू हिंदी, अब अंग्रेजी हिंदी, अंग्रेजी उर्दू, ऐसा कुछ मिक्स अजब भाषा हो गई। तो भाषा ऐसे ही बदलती है, ऐसे ही सब रूप बदलता है, रंग बदलता है, क्या कहा जाए, बदलाव को कुछ नहीं कर सकते। फिर से न बिखर जाए, फिर से न बिखर जाए। इस रात में जी लें हम, इस रात में मर जाएं, इस रात में मर जाएं, सिमटी हुई घड़ियां। अब सुबह न आ पाए, आओ ये दुआ मांगे, अब सुबह न आ पाए। आओ ये दुआ मांगे, इस रात के हर पल से रातें ही उभर जाए, रातें उभर जाए, सिमटी हुई घड़ियां। दुनिया की निगाहें अब हम तक ना पहुंच पाए,
तक ना पहुंच पाए, तारों में बसी चलकर धरती में उतर जाए, धरती में उतर जाए, सिमटी हुई घड़ियां। के सीनों के कुछ जख्म तो भर जाए, कुछ जख्म तो भर जाए, सिमटी हुई घड़ियां। आगे भी अंधेरा है, पीछे भी अंधेरा है, आगे भी अंधेरा है, पीछे भी अंधेरा है, अपनी है वही सांसें जो साथ गुजर जाए, जो साथ गुजर जाए, सिमटी हुई घड़ियां। बिछड़ी हुई रूहों का ये मेल सुहाना है, बिछड़ी हुई रूहों का ये मेल सुहाना है। इस मेल का कुछ एहसान जिस्मों पे भी कर जाए, जिस्मों पे भी कर जाए, सिमटी हुई घड़ियां। तुम शान पे सर रख दो, हम बाहों में भर जाए, हम बाहों में भर जाए, सिमटी हुई घड़ियां। अच्छा, आपने अपने परिवेश में, अपने आसपास में जो बहुत फिल्मी एतबार से कह रहा हूँ, जो बहुत जानकार हो, नॉलेजेबल हो भाषा के, ऐसे कलाकारों में से कुछ अगर आपको नाम याद आते हो, जिसे आप कह सकते हैं मुस्तनद एकदम आधिकारिक रूप से बोलने वाला कोई कलाकार? बोलने वाला एक कलाकार था जो हिंदी बोलता था, जीवन, बहुत बढ़िया भाषा बोलते थे, शब्दों पे कमांड, वक्त पे कमांड बाकायदा, और बड़े ढंग से बोलते थे। राजकुमार बोलता था, अच्छा बोलता, जैसे चंद्रमोहन बोलता था किसी जमाने में, वो बात ही अलग थी। वैसी बात तो किसी में आई नहीं। और मोतीलाल जी? मोतीलाल जी, वाह क्या बात है, वो भी बड़ा यानी लाइट वेव में, लेकिन बहुत बढ़िया बोलते थे। मोतीलाल भी अच्छे आर्टिस्ट, बहुत बढ़िया आर्टिस्ट हैं।
हाँ, इसमें कोई शक नहीं। मोतीलाल जी की तरफ मैं इसलिए भी आया हूँ कि एक एक्टिंग का स्कूल जो हुआ करता था जिसमें थोड़ा सा लाउड टाइप का, लाउड और लाइट होता था, उससे वो मोतीलाल जी ही शायद इस किश्ती को लेके आए सहजता की तरफ, हाँ, नाटकीयता से सामान्यता की तरफ। तो उस दौर में उनको स्वीकार कैसे किया गया और आपका उनसे कैसा रहा संबंध? नहीं, मोतीलाल जी से परिचय वैसा नहीं था, बस वैसा था, दुआ सलाम थी, क्योंकि मैं रंजीत में कुछ दिनों काम किया ना। अच्छा। मैंने आपसे कहा ना शंकर पार्वती में काम किया, उस वक्त बस मिलना जुलना सलाम थी, बाकी कुछ नहीं। साथ में काम करने का कोई अवसर नहीं हुआ? ऐसा मौका ही नहीं। बात ये, मैं तो फिर माइथोलॉजी में चला गया था ना, इसमें एक क्षेत्र ही अलग हो गया, ये सोशल बनती थी चीजें इन लोगों की, तो उसमें फिर कभी जुड़ा हुआ नहीं, ऐसा कुछ बात आया नहीं। दादा मुनि के साथ ऐसी दुआ सलामी हुई, कोई खास नजदीकी कांटेक्ट नहीं हुए, क्योंकि इस तरह की फिल्में नहीं, वो फिल्म अलग था, हीरो अलग हो जाता। जैसे इसमें शाहू मोडक थे, हम थे, अपने ये थे त्रिलोक कपूर थे, ये इनका जुड़ाव अलग था, वो अलग था। और वैसे कई लोग बोलते थे, उर्दू भाषा बोलने वाले, अच्छी भाषा, उर्दू वाले बताएं कुछ। अब क्यों, दिलीप साहब बोलते ही है ना जी, उनकी भाषा एक लोच है, एक उतार चढ़ाव है भाषा में, वो बातें है। हे जी रे, हे जी रे, हे जी रे, हे रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कल जुग आएगा, हंस चुगेगा दाना दुन का, हंस चुगेगा दाना दुन का, कौवा मोती खाएगा। हे जी रे, हे जी रे। सिया ने पूछा, भगवन कल युग में धर्म कर्म को कोई नहीं मानेगा? तो प्रभु बोले, धर्म भी होगा कर्म भी होगा, धर्म भी होगा कर्म भी होगा, परंतु शर्म नहीं होगी। बात बात में मात पिता को, बात बात में मात पिता को, बेटा आंख दिखाएगा। हे रामचंद्र कह गए सिया से, राजा और प्रजा दोनों में होगी निस दिन खेचातानी, खेचातानी। कदम कदम पर करेंगे दोनों अपनी अपनी मनमानी, मनमानी। है जिसके हाथ में होगी लाठी, जिसके हाथ में होगी लाठी, भैंस वही ले जाएगा। हे रामचंद्र कह गए सिया से, सुनो सिया कल युग में काला धन और काले मन होंगे, काले मन होंगे। चोर उचक के नगर सेठ और प्रभु भक्त निर्धन होंगे, निर्धन होंगे। है जो होगा लोभी और भोगी, जो होगा लोभी और भोगी, वो जोगी कहलाएगा।
फिर सूना सूना होगा, भरी रहेंगी मधुशाला मधुशाला। पिता के संग संग भरी सभा में नाचेंगी घर की बाला घर की बाला। है कैसा कन्या दान पिता ही, कैसा कन्या दान पिता ही कन्या का धन खाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कल युग आएगा। हे गिरे संग बैठ चैन भागे ही भागे, भागे ही भागे। हे काजल की कोठरी में कैसो ही जतन करो, काजल का दाग भाई लागे ही लागे रे भाई, काजल का दाग भाई लागे ही लागे। हे जीरे कितना जती हो कोई, कितना सती हो कोई, कामनी के संग काम जागे ही जागे, जागे ही जागे। सुनो कहे गोपी राम, जिसका है नाम काम, उसका तो फंद गले लागे ही लागे रे भाई, उसका तो फंद गले लागे ही लागे। हे गिरे साथियों, अपनी यादों को इस कार्यक्रम में बिखेरा जाने माने फिल्म अभिनेता महिपाल ने। इनसे बातचीत की विजय चौधरी ने। कार्यक्रम का संयोजन कल्पना शेट्टी का, प्रस्तुति तनुजा कानड़े। साथियों, यादों का ये सफर महिपाल जी के साथ जारी रहेगा। बातचीत की अगली कड़ी का इंतजार आप करेंगे आज ही के दिन इसी चैनल पर। तो बने रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। अगली कड़ी हम आपको सुनवाएंगे इसी प्रोग्राम में, जिसका नाम उजाले उनकी यादों